Assalamu alaikum my dear students. My name is Mohammad Raheel Saber, your biology tutor for grade 12. So आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मसल डिफॉर्मिटीज़ यानी मसल्स के अंदर एबनॉर्मलिटीज़, जब मसल अपने प्रॉपर नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मसल फटीग को, उसके काजेज़ को, टेटनस को, उसके काजेज़ को, टेटनी को, उसके काजेज़ को, और क्रैम्प को और उनके काजेज़ को। तो आइए इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्कस करने जा रहे हैं मसल्स डिफॉर्मिटीज़। जब हम बात करते हैं डिफॉर्मिटीज़ की तो इसका मतलब होता है हम एबनॉर्मलिटी की बात कर रहे हैं। मसल्स का जो नॉर्मल फंक्शन होता है वो होता है कॉन्ट्रैक्शन करना, रिलैक्सेशन करना। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं तो उसकी वजह से एक स्पेसिफिक मूवमेंट बॉडी में इन्वॉल्व होती है। अगर वो कार्डियक मसल्स हैं तो उसकी वजह से जो प्रॉपर हार्ट का फंक्शन है वो प्रॉपर जो है वो परफॉर्म होगा। अगर वो स्केलेटल मसल्स हैं तो मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने से हमारे स्केलेटल के अंदर जो है यानी स्केलेटल सिस्टम जो है वो हमारा जो स्केलेटन है पूरा वो मूव करेगा, जिसकी वजह से बॉडी मूव करेगी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और जब हम बात करते हैं स्मूथ मसल्स की तो स्मूथ मसल्स की मूवमेंट की वजह से हमारे बॉडी के जो विजरल ऑर्गन्स हैं उनकी मूवमेंट होती है। बॉडी के बेशुमार जो इंटरनल ऑर्गन है, मिसाल के तौर पे हम स्टमक की बात करते हैं, गट की बात करते हैं, तो उनके अंदर जो मूवमेंट है या उनके जो नॉर्मल फंक्शन है वो परफॉर्म होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं डिफॉर्मिटीज़ की, सो डिफॉर्मिटीज़ से मुराद ये है कि मसल जो है वो अपने नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहे ठीक तरीके से। कोई ना कोई वजह हो सकती है जिसकी वजह से वो अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहे। जब वो अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पा रहे तो उसी को हम कंसीडर कर रहे हैं डिफॉर्मिटीज़। अब बेशुमार वजूहात हो सकती हैं जिनकी वजह से बेशुमार टाइप्स की डिफॉर्मिटीज़ पैदा होती हैं, उन्हीं को हम आज के लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं। आइए ज़रा फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं जो कि हमारे पास है मसल फटीग। मसल फटीग, अगर हम मसल फटीग की बात करें तो इसके बारे में हम कह सकते हैं कि नॉर्मली मसल्स आर नॉट एबल to perform its normal function फंक्शन जो नॉर्मल है मसल का वो परफॉर्म नहीं हो पा रहा। तो जब मसल अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहा, ये बेसिकली स्टेट है मसल फटीग की। अब वो नॉर्मल फंक्शन क्यों नहीं कर पा रहा? बेशुमार वजूहात हो सकती हैं। जब हम मसल फटीग के अंदर आते हैं तो उस वक्त जो मेन काज है वो है कि हो सकता है कि वहां पे क्या हो, वहां पे है डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। तो वहां पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है जी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है। जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है तो इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं विच इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन डेट। ऑक्सीजन डेट, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी। नॉर्मल रूटीन में जब मसल्स अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो चूंकि बहुत ज़्यादा उनकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है तो बहुत ज़्यादा उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा एनर्जी पैदा करने के लिए उनके अंदर मोस्टली एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज को ब्रेक किया जाएगा और मैक्सिमम एनर्जी पैदा की जाती है जिसे यूज़ किया जाता है टू परफॉर्म नॉर्मल फंक्शन। सपोज कर लीजिए बॉडी किसी हार्ड एक्सरसाइज में इन्वॉल्व है और वो हार्ड एक्सरसाइज इस तरह की है कि नॉर्मली बॉडी उसकी यूज टू नहीं है, यानी रेगुलर बेस पे आप वो फंक्शन नहीं करते, अचानक वो बॉडी को करने की ज़रूरत पड़ गई। अब जब वो बहुत ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बॉडी उस वक्त डिमांड करेगी कि मैक्सिमम ऑक्सीजन उसे सप्लाई की जाए।
ताकि मैक्सिमम जो है वो फूड को ब्रेक किया जाए और मैक्सिमम एनर्जी को जो है वो पैदा किया जाए, और वो फंक्शन जो रेगुलर बेस पे बॉडी नहीं परफॉर्म कर रही थी, अचानक अब उसे परफॉर्म करना पड़ रहा है, उसको वो नॉर्मली क्या कर सके, परफॉर्म कर सके। लेकिन बॉडी यूज टू नहीं होती, इतनी कॉन्सेंट्रेशन में ऑक्सीजन उसे अवेलेबल नहीं होती। जब उतनी कॉन्सेंट्रेशन में ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती तब बॉडी शिफ्ट हो जाती है। बॉडी के जो मसल्स हैं, मसल्स जो हैं शिफ्टेड फ्रॉम एरोबिक रेस्पिरेशन से एन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो मसल्स जो हैं वो शिफ्ट हो गए फ्रॉम एरोबिक टू एन एरोबिक, यानी ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीजन के बगैर ही फूड को जो ब्रेक करना शुरू कर दिया जाता है। जब ऑक्सीजन के बगैर फूड को ब्रेक किया जाएगा तो याद रखना यहां पर प्रोड्यूस होता है लैक्टिक एसिड, और नॉर्मली हम इस प्रोसेस को बोलते हैं लैक्टियल फर्मेंटेशन। लैक्टियल फर्मेंटेशन ये प्रोसेस शुरू हो चुका है यहां पर। अब जब लैक्टिक एसिड बनेगा तो ये क्या करेगा, इट विल स्टार्ट टू accumulate, स्टार्ट टू accumulate, और जैसे जैसे ये accumulate होगा ये क्या करेगा, ड्रॉप pH। pH को भी क्या कर देता है, ड्रॉप कर देता है। तो अच्छी खासी पेनफुल सेंसेशन पैदा होना शुरू हो जाती है। अब जब यहां पे एन एरोबिक रेस्पिरेशन है तो एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी बहुत एक्स्ट्रा बनती है, जबकि एन एरोबिक रेस्पिरेशन में एक हमें प्रॉब्लम और फेस करना पड़ेगी, और वो ये है कि यहां पे हो जाएगी डेफिशिएंसी ऑफ एनर्जी। अब यहां पे हमारे पास एनर्जी की हो चुकी है डेफिशिएंसी। अब जब एनर्जी की डेफिशिएंसी हो चुकी है तो उससे नुकसान क्या होगा। कुछ लेक्चर्स पहले हमने डिस्कस किया था कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स। उसमें हमने बात की थी कि जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तो मायोसिन के जो हेड्स होते हैं, क्रॉस ब्रिज होते हैं, दे विल स्टार्ट टू अटैच विद द एक्टिन, और वो क्या करते हैं, दे स्टार्ट टू पुल देम। तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, एंड व्हेन दे विल डिटैच उसके लिए भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अटैच करके पुल करने के लिए भी एनर्जी चाहिए और डिटैच होने के लिए भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अब जब वो डिटैच होंगे तब मसल जो है वो थोड़ा रिलैक्स स्टेट पे आता है, और जब वो अटैच होते हैं और पुल करना शुरू कर देते हैं तब मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्शन की स्टेट पे जाता है। अब जब यहां पे हमारे पास एनर्जी की डेफिशिएंसी हो गई तो उस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा वो ये कि ब्रिजेस जो हैं अनेबल टू डिटैच, ब्रिजेस जो है वो सेपरेट नहीं होंगे। जब ब्रिजेस सेपरेट नहीं हुए देन दे विल रिमेन फर्मली अटैच विद द एक्टिन। जब वो फर्मली एक्टिन के साथ अटैच रहेंगे, सेपरेट नहीं होंगे, डिटैच नहीं होंगे, तो मसल जो है वो परमानेंट तौर पे कॉन्ट्रैक्शन की स्टेट पे चला गया। जब वो परमानेंट तौर पे कॉन्ट्रैक्शन की स्टेट पे चला गया तो क्या होगा, देन मसल जो है वो है इन कॉन्ट्रैक्शन स्टेट, और अनेबल टू रिलैक्स। और अगर उसे रिलैक्स करना पड़े तो अच्छी खासी क्या होगी, पेनफुल सेंसेशन होगी, पेनफुल सेंसेशन टू परफॉर्म रिलैक्सेशन, क्योंकि मसल जो है वो इस वक्त कॉन्ट्रैक्शन की स्टेट पे है, वो बड़ा रिजिड हो चुका है और वो प्रॉपर अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो ये जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए बेसिकली ये सारे के सारे मसल फटीग को एक्सप्रेस कर रहे हैं।
अगर हम इसको इन शॉर्ट डिफाइन करें तो बेसिकली इट्स द फंक्शन ऑफ द मसल व्हेन मसल अनएबल टू परफॉर्म इट्स नॉर्मल फंक्शन एंड इट विल बिकम रिजिड बिकॉज देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ द एटीपी, और जिससे क्या होगा, पेनफुल सेंसेशन होगी। और मेन काज क्या है, बिकॉज मसल्स जो थे दे वर शिफ्टेड फ्रॉम एरोबिक रेस्पिरेशन टू एनारोबिक रेस्पिरेशन, और वहां पे लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेट होने की वजह से पीएच का लेवल क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। तो ये सारी चीजें जो है वो काज करती हैं फॉर द पेनफुल सेंसेशन। मसल फटीग के बाद अगर हम नेक्स्ट अबनॉर्मलिटी को देखें तो नेक्स्ट अबनॉर्मलिटी हमारे पास है टेटनी। अगर हम टेटनी की बात करें तो टेटनी के बारे में हम कहते हैं ये बेसिकली इनवॉलंटरी एक्शन होता है, एक्शन ऑफ मसल्स, इनवॉलंटरी एक्शंस। अब एक होता है वॉलंटरी, एक होता है इनवॉलंटरी। वॉलंटरी जो हमारी मर्जी से होगा, हमारे कंट्रोल में होगा। इनवॉलंटरी जो हमारी मर्जी से नहीं होगा, हमारे कंट्रोल में नहीं होगा, उसे बोलते हैं इनवॉलंटरी। तो ये बेसिकली इनवॉलंटरी एक्शन है, यानी ये खुद ब खुद बॉडी में क्या हो जाता है, परफॉर्म हो जाता है। अब जब ये खुद ब खुद होगा तो उस वक्त क्या होता है, जर्किंग रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स इन द बॉडी, बॉडी में जर्किंग रिस्पॉन्स शुरू हो जाता है। जर्किंग से मुराद झटके लगना शुरू हो जाते हैं। आपने फील किया होगा कभी कभी हमारी जो है वो आई अचानक जो है वो फटकना शुरू कर देती है, या बॉडी का कोई एक मसल जो है वो अचानक मूवमेंट करना शुरू कर देता है, इनवॉलंटरी, हमारे कंट्रोल में नहीं होती, और थोड़ी देर बाद वो खुद ब खुद अपनी नॉर्मल स्टेट पे चला जाता है। तो वो जो झटके लग रहे हैं उसे हम बोलते हैं जर्किंग रिस्पॉन्स। और ये जो जर्किंग रिस्पॉन्स होता है, इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स होता है, ये होता है टेटनी। अगर हम टेटनी की बात करें तो टेटनी जो है ये होता है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम आयोन्स। कैल्शियम आयोन्स की डेफिशिएंसी की वजह से ये प्रोसेस जो है वो हो रहा होता है। अब क्या वजह है कि कैल्शियम आयोन्स की डेफिशिएंसी है? स्टूडेंट्स, हमने एक बात डिस्कस की थी चैप्टर नंबर 17 के अंदर कि पैराथॉर्मोन नामी एक हार्मोन बनता है, पैराथॉर्मोन, और उस पैराथॉर्मोन का काम होता है टू मेंटेन कैल्शियम आयोन्स इन ब्लड। अगर मैं कहता हूं, सपोज कर लीजिए मेरे पास जो है वो कैल्शियम आयोन्स की कॉन्सेंट्रेशन, ये मैं बात कर रहा हूं ब्लड के अंदर, लो है, तो तब क्या किया जाएगा, जो पैराथॉर्मोन है उसका लेवल क्या कर दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है। अब ये पैराथॉर्मोन क्या करेगा, ये पैराथॉर्मोन फॉरन ये आएगा और करेगा अपटेक कैल्शियम फ्रॉम बोन्स, और उनको कहां लेके जाएगा, ब्लड में लेके जाएगा। या फिर ये क्या करवाएगा, ये मैक्सिमम करवाएगा क्या, अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयोन्स फ्रॉम द इंटेस्टाइन्स। जो फूड वगैरह जो है वो डाइजेस्ट हो रहा है, उस डाइजेस्टेड फूड के अंदर जो कैल्शियम आयोन्स है फूड के अंदर, उनको मैक्सिमम क्या करवाया जाएगा, जब अब्जॉर्ब करवाया जाएगा, ताकि मैक्सिमम कैल्शियम जो है वो ट्रांसफर किया जाए टूवर्ड्स ब्लड। तो एक तो हमारे पास ये काज होती है कि पैराथॉर्मोन उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। अब सपोज कीजिए मैं कहता हूं जी पैराथॉर्मोन पैदा नहीं हो पाया। जब पैराथॉर्मोन पैदा नहीं होगा तो इसकी डेफिशिएंसी की वजह से, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से कैल्शियम आयोन्स की एक प्रॉपर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मेंटेन नहीं रहेगी। जब वो प्रॉपर मेंटेन नहीं रहेगी तो कैल्शियम आयोन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी। अब जब कैल्शियम आयोन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसकी वजह से जो पोटेशियम आयोन्स हैं या सोडियम आयोन्स हैं उनकी एक्सेस हो जाती है।
जब उनकी एक्सेस हो जाती है तो हमारे पास एक और रीजन यहां पे जन्म लेती है, उसे हम बोलते हैं एक्साइटेशन। तो एक्साइटेशन ऑफ द मोटर न्यूरॉन। तो एक ये भी काज है हमारे पास कि एक तो हमने कहा कि पैराथॉर्मोन जो है वो कम बन रहा है, दूसरा हमने कहा कि एक्साइटेशन जो है वो मोटर न्यूरॉन्स की वो हो चुकी है, क्योंकि कैल्शियम आयॉन्स की अगर डेफिशिएंसी हो तो एक दूसरे के रिलेशंस में होते हैं बाकी आयॉन्स भी, तो क्या होता है कि सोडियम आयॉन्स, पोटाशियम आयॉन्स, उनकी एक्सेस हो जाती है। अब सोडियम आयॉन्स, पोटाशियम आयॉन्स ये इन्वॉल्व होते हैं नर्व इम्पल्स के अंदर, तो नर्व इम्पल्स जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाती है मोटर न्यूरॉन्स के अंदर। मोटर न्यूरॉन जो है वो अपनी एक्साइटेशन स्टेट पे चले जाते हैं और फ्रीली क्या करते हैं जी, मसल की कॉन्ट्रैक्शन का जो है वो रिस्पॉन्स सेंड करना शुरू कर देते हैं। अब मसल के पास ऑलरेडी कैल्शियम कम है, जो कम है वो भी रिलीज कर दिया और वो कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो गया, इन्वॉल्व हो गया। जब वो कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व हो गया, कैल्शियम ऑलरेडी कम है, जो थोड़ा बहुत था वो भी मसल्स में इन्वॉल्व हो गया, तो मसल जो है वो प्रॉपरली अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते। तो एक तो हमने रीजन बताई इसकी कि पैराथॉर्मोन उसकी डेफिशिएंसी है। दूसरा हमने कहा कि इसमें एक और काज हमारे पास क्या है कि एक्साइटेशन ऑफ द मोटर न्यूरॉन्स, के मोटर न्यूरॉन जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है वो अपनी एक्साइटमेंट की स्टेट पे चले गए हैं। और भी काज हो सकता है और वो है हमारे पास मैल न्यूट्रिशन। मैल न्यूट्रिशन, अब मैल न्यूट्रिशन से मुराद जो हम फूड इनटेक कर रहे हैं उसमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। जब कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो डेफिनेटली हमें टेटनी को क्या करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी और हमारे मसल जो है वो नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सो ये हमारे पास था टेटनी। टेटनी के साथ एक टर्म और हम डिस्कस करते हैं और उस टर्म को हम बोलते हैं टेटनस। टेटनस, टेटनस बेसिकली caused by bacteria. बैक्टीरिया। अब ये बेसिकली ये था ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द मिनरल्स, और ये हमारे पास बेसिकली काज बाय बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया का नाम है जी हमारे पास क्लॉस्ट्रीडियम। क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी, ये हमारे पास उसका नेम है। अब बेसिकली ये हमारे पास जो बैक्टीरिया होता है ये सॉइल बॉर्न है, यानी सॉइल के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा जो है वो मिकदार होती है। अगर हम प्रॉपर इसकी जो है वो बात करें कि ये बैक्टीरिया जो है वो सॉइल में कहाँ से आता है, तो बेसिकली इसका जो मेन रेजरवायर है वो हॉर्सेस होते हैं। तो बेसिकली हॉर्सेस के अंदर ये बड़े अच्छे तरीके से जर्मिनेट करता है, तो हॉर्सेस में से ये ट्रांसफर होता है टूवर्ड्स द सॉइल ऑफ द रोड्स। अब रोड्स के ऊपर अगर सपोज कर लीजिए, हम अक्सर पढ़ते हैं कि जब हम गिर गए तो फौरन आपसे कहा जाता है कि आपने टेटनस का इंजेक्शन लगवाया। तो टेटनस बेसिकली क्या है, इसमें मसल जो है वो एकदम ब्लॉक कर दिए जाते हैं, स्टिफ कर दिए जाते हैं, रिजिड कर दिए जाते हैं। अब उसमें होता क्या है, उसमें होता यह है कि क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी जो है ये रिलीज करता है टॉक्सिक सब्सटेंस। ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस है ये रखती है सेलेक्टिव एक्शन ऑन सीएनएस। इसका जो इफेक्ट होता है वो हमारे सीएनएस पे होता है, और जब सीएनएस पे होता है सबसे पहले ये क्या करेगा, ये ब्लॉक करेगा द फंक्शनैलिटी ऑफ नेक मसल्स। ये नेक के मसल को सबसे पहले उनको क्या करेगा, ब्लॉक करेगा, और फिजियोलॉजिकली दे विल अनएबल टू परफॉर्म देयर नॉर्मल फंक्शन, और वो जो है वो क्या हो जाएंगे, रिजिड हो जाएंगे। अब जब रिजिड हो जाएंगे तो उन रिजिड्स में होने का जो मेन पर्पस है वो बेसिकली क्या है कि ब्रिजेस जो है वो
अटैच हो जाएंगे। अब यहां पे क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन हो गई। अब हमारे नेक से ही कुछ मसल्स निकलते हैं जो कि यहाँ पे हमारे जा से अटैच होते हैं। अब एक साइड पे मसल्स को क्या कर दिया जाता है, पुल कर दिया जाता है इसके जो है वो रिस्पॉन्स में। जब एक साइड के मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा तो जा एक तरफ जो है वो क्या हो जाता है, खिंच जाता है, जैसे कि इस तरह करके उसकी जो है वो स्टेट हो जाती है। जब वो इस तरह करके उसकी स्टेट हो जाएगी कि वो एक डायरेक्शन में मुड़ जाएगा, तो वो अब नॉर्मली अपनी नॉर्मल स्टेट में नहीं आ पाएगा। जब वो अपनी नॉर्मल स्टेट में नहीं आ पाएगा तो जॉ प्रॉपरली लॉक नहीं हो सकता, बंद नहीं हो सकता, प्रॉपर जो है वो क्लोज नहीं हो सकता, अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं कर सकता। तो इससे प्रॉब्लम ये होगी कि जो जॉ है उसे हम कहते हैं वो हो गया लॉक, तो हम कहते हैं लॉक जॉ, तो लॉक जॉ हो जाता है। और आजकल जो हम जहालत के अंदर हैं, हमने इस वर्ड को अपने मुताबिक चेंज करके लकवा बना दिया है। तो ये जो लकवा होता है असल में ये टर्म लॉक जा है जो कि बैक्टीरिया के रिस्पॉन्स में है। अगर इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट ना की जाए तो आहिस्ता आहिस्ता ये क्या करेगा, ये नेक के मसल्स के बाद ये जा जो है वो लॉक हो गया, उसके बाद ये कोशिश करेगा कि जो लेरंग्स है उसको ब्लॉक करेगा, उसके साथ जो मसल्स अटैचमेंट है, मसल्स की जो मूवमेंट है वो हायोइड बॉन्ड जो कि हमारी टंग की मूवमेंट को कंट्रोल कर रही है उसको ब्लॉक करेगा। तो आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो जाएगा रेस्पिरेटरी पैरालाइज। तो जब रेस्पिरेटरी पैरालाइज होगा देन अ पर्सन विल नॉट बी एबल टू प्रॉपरली टॉक, बोल नहीं सकता, जुबान नहीं हिला सकता। तो जब वो प्रॉपर बोल नहीं सकता, जुबान नहीं हिला सकता, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है उसकी आवाज़ जाना शुरू हो जाएगी, वो बोल नहीं पाएगा। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये जो टॉक्सिक अफेक्ट है वो बॉडी के तमाम मसल्स को अपने जो है वो घेरे में लेना शुरू कर देता है, अपने उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। फिर सारे मसल्स आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्टिफ होना शुरू हो जाते हैं, अकड़ जाते हैं, प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं करते, और फिर पूरी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पैरालाइज होना शुरू हो जाती है। देन इट विल लीड्स टू डेथ। हमारे पास जो 40% मोर्टेलिटी रेट है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर, 40% हमारे पास जो मोर्टेलिटी रेट है वो इसी की वजह से है। सो डेफिनेटली इसके लिए हमें वैक्सीनेशन करवाना पड़ती है, और क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो बेशुमार हमारे पास जो है वो एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स होती हैं जो इनको मारने के लिए या इसको ख़त्म करने के लिए, ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं वो है जी क्रैम्प। क्रैम्प क्रैम्प की अगर हम बात करें तो क्रैम्प भी हमारे पास जो है वो इनवॉलंटरी एक्शन है ऑफ मसल्स। ये भी मसल्स का एक इनवॉलंटरी एक्शन है। तो यहां पे भी इनवॉलंटरी एक्शन था, यहां पे बेसिकली कैल्शियम आयॉन्स सिर्फ इन्वॉल्व है, और यहां पे क्या होता है, यहां पे है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की जो है वो डेफिशिएंसी हो जाती है। इसके अलावा डेफिशिएंसी हो गई ऑफ वाटर, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है। सपोज़ आपने बड़ी एक हार्ड एक्सरसाइज की, बहुत ज़्यादा पसीना आपको आया, और उस पसीने की वजह से बॉडी से एक्स्ट्रा मिनरल्स जो हैं वो रिलीज़ होना शुरू हो गए, या आपने पानी बहुत ज़्यादा पिया हुआ था, यूरिनेशन बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा मिनरल्स बॉडी से लॉस हो रहे हैं, प्रॉपर हार्मोन्स पैदा नहीं हो रहे जो कि बॉडी में से प्रॉपर मिनरल्स को क्या करें, रीअब्जॉर्ब कर लें, तो जिसकी वजह से बॉडी से मिनरल्स जो हैं वो अच्छे खासे लॉस होना शुरू हो गए। तो यहाँ पे सिर्फ कैल्शियम है, यहाँ पे बेशुमार मिनरल्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट की जो है वो डेफिशिएंसी होना शुरू हो गई, बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट हो गई, पानी की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो गई, और डेफिनेटली पानी के अंदर बेशुमार इलेक्ट्रोलाइट्स थे, उनमें भी अच्छी खासी क्या हो गई जी, डेफिशिएंसी हो गई। या फिर क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड
या फिर जो CNS है हमारे पास, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड दोनों नॉट प्रॉपरली रिस्पॉन्ड, वो प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। जब वो प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे तो यहां पर हम कह सकते हैं लैक इन कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम हो गई है, और कोऑर्डिनेशन हमें मालूम है CNS कर रहा होता है, ब्रेन कर रहा होता है, स्पाइनल कॉर्ड कर रहा होता है। तो कोऑर्डिनेशन में जो है वो लैक आ गया, तो प्रॉपरली कंट्रोल खत्म हो गया, जिसकी वजह से जो ये मसल्स हैं वो इनवॉलेंटरी एक्शन करना शुरू कर देते हैं, और इट विल लास्ट फ्रॉम फ्यू सेकंड्स से 1 मिनट मैक्सिमम ये रहता है। अब अगर हम बात करें कि ये कुछ सेकंड रहता है, 1 मिनट रहता है, तो ये ज़्यादातर होता कहाँ पर है? यहाँ पे तो हमने कहा कि ये हमारे आर्म्स वगैरह के अंदर, आईज वगैरह के अंदर, शोल्डर वगैरह के अंदर, बाइसेप के अंदर, ट्राइसेप के अंदर, इन रीजन्स में होता है। ये बेसिकली ज़्यादातर होता है इन काफ मसल्स या थाई मसल्स या हिप मसल्स। तो ये बेसिकली जो मसल्स होते हैं इनके अंदर ज़्यादातर ये काम होता है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो इस तरह हमारे पास ये क्रैम्प वाला पोर्शन भी क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया मसल्स की डिफॉर्मिटीज़ को, और इसमें हमने मसल फटीग को डिस्कस किया, टेटनी को डिस्कस किया, टेटनस को डिस्कस किया और क्रैम्प को डिस्कस किया। अगर हम इस लेक्चर की इंपॉर्टेंस देखें तो ये लेक्चर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से या MCQs के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, मीन मसल फटीग के बारे में पूछा जा सकता है कि इसको शॉर्टली डिफाइन कीजिए। MCQs के अंदर ये पूछा जा सकता है कि लैक्टिक एसिड जो है वो अक्यूमुलेट होता है तो pH ड्रॉप होती है या इंक्रीज करती है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है या एन एरोबिक, ये चीज़ जो है वो मालूम होनी चाहिए। टेटनस और टेटनी के अंदर जो डिफरेंस है वो क्लियरली जो है वो पता होना चाहिए। क्रैम्प की वजह क्या है, टेटनी की वजह क्या है, टेटनस की वजह क्या है, ये मालूम होनी चाहिए। तो इन शॉर्ट ये पूरा लेक्चर जो था वो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए और MCQs के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आपने इसे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से रेडी करना है। सो अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए फॉर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।